नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो स्टैटिक जीके में आज हमारा क्लास नंबर 6 होगा और आज हमारा लास्ट क्लास है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक जीके का जो एक कंप्लीट हमने पोर्शन कर लिया है कला एवं संस्कृति का, तो ये हमारा लास्ट क्लास है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने पहले क्लास में क्या डिस्कशन किए थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट गुफाएं थी, ठीक है, सारी के सारी जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, जो ईयर है उसकी इम्पोर्टेंस हमने किया था। सेकंड हमने क्या किया था कि जितने भी महत्वपूर्ण टेम्पल्स के अलावे हमने क्या देखा था, नागर शैली, द्रविड़ मतलब कि कोई भी चीज़ आपको अगर याद नहीं है, ठीक है, तो लोकेशन वाइज मैंने सारी चीज़ें समझाई थी। फिर हमने क्या देखा कि कंप्लीट स्तूप के बारे हमने जितने भी महत्वपूर्ण स्तूप हैं और स्तूप की स्ट्रक्चर से जो सवाल आपके बन सकते थे उसको हमने कवर किया था। और अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्या कि जितने भी मेले यानी कि संगीत, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम क्लास है और इसमें हम लोग जो है पूरे के पूरे संगीत को कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी मेले महत्वपूर्ण हैं, जितने भी त्यौहार है और जो भी वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र से जो रिलेटेड मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपके जो सवाल बनते हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये सेक्शन जो है, देखिए अभी तक हमने जो 5 क्लास स्टैटिक जीके का जो किया है, ठीक है मेरे भाई, हमने 5 क्लास जो स्टैटिक जीके का किया है, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ना तो याद करने में ना ही कोई चीज़ में। अच्छा हाँ, फिर हमने क्या देखा था चौथा क्लास में, जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य थे, ठीक है, जितने भी क्लासिकल डांसेस थी सारी चीज़ें हमने याद की हैं। उसके बाद हमने फिर लोकल नृत्य पूरा स्टेट वाइज हमने पूरा कवर कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा देखिए क्या होगा ना, परेशानी हो सकता है याद करने में, बट देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा कलेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। जितने भी संगीत से आपके सवाल बन सकते हैं, जितने भी मेले त्यौहार से सवाल बन सकते हैं, और वाद्य यंत्र में पूरा का मतलब पूरा निचोड़ यहाँ रखा हूँ। अगर आप थोड़ा सा अगर इस वीडियो में मेहनत करिएगा तो जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब फिर एक बात और मैं बता दूं, देखिए आप सभी को पता है जीके में कभी भी आप 100% मतलब 100% कभी आप स्कोर कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरा निश्चित हो गए हैं मेरे आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद कि हम अब आर्ट एंड कल्चर से सवाल एक भी गलत नहीं करेंगे, तो पहले मैं बता दूं आप एक मिथ में, एक गलत फहमी में है। मैं देखिए बोल सकता हूँ आपको 85 to 90% पूरी चांसेस है कि आपके आर्ट एंड कल्चर के सवाल निकल जाएंगे। कोई भी अभी आप बुक उठाइएगा निकल जाएंगे, लेकिन देखिए ऐसा चीज़ है ना कि कुछ चीज़ें अभी भी मेरे नोट्स में यहाँ मिसिंग मिलेगा। देखिए फैक्ट टू दी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा मैंने प्रयास किया है, हर एक चीज़ को कवर किया हूँ और चीज़ों को समझाते हुए। मैं सबसे पहले कहूँगा कि जितना मैंने कंटेंट दिया आर्ट एंड कल्चर का उसको आप कंप्लीट करिएगा। थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ें जो फैक्ट मैं बातें बता दूँ, मैं ये नहीं कर दूँ कि बस पढ़ लीजिए और यहाँ इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इतने अगर कर लिए पूरा याद, क्योंकि आज का भी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ को मैंने बाइफर्केट कर रखा है, संगीत को, मेले को, त्यौहार को, वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं और जो करंट से रिलेटेड जो मेले त्यौहार के जो क्वेश्चन बन सकते हो सबको हमने यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, स्टेट वाइज भी हमने सारा चीज़ कर दिया। तो कोशिश करिए इस नोट्स को अच्छे से 6 के 6 क्लास को नोट्स आपने बनाया है, नहीं बनाया तो आप हमसे ले लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको मिलेगी सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से ऐसे कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे संगीत को। ठीक है, संगीत में हम जो है दो पद्धतियाँ की बात करते हैं, एक होती है हिंदुस्तानी संगीत और एक होती है आपकी कर्नाटक संगीत। अब ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत क्या होती है, देखिए कर्नाटक संगीत का अर्थ क्या है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 4 स्टेट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, मतलब जो साउथ का जो रीजन हो गया ना, मेन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ये जो सीमित होती है, ये आपकी जो कर्नाटक संगीत है। ठीक है, मतलब वहाँ के संगीत का जो सिस्टम है उसको हम क्या नाम देते हैं, कर्नाटक संगीत देते हैं। 4 स्टेट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये चारों नाम याद रखना स्टेट का, इससे भी आपका सवाल बन सकता है। और बाकी जितने भी आपके राज्य बन गए, शेष भारत के जो शेष देश, सॉरी भारत में जो भारत देश में जो शेष राज्य जो बन गए हैं, वहां पे जो भी संगीत का प्रचलन है उसे हम क्या नाम देते हैं, शास्त्रीय संगीत का नाम देते हैं, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत क्या हो गया, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में प्रचलित होगी, और बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, जो हो इन चारों स्टेट के अलावा जो भी स्टेट है वहां पर जो भी संगीत की पद्धति है, जो भी प्रचलन, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो संगीत की दो पद्धति को आपने समझा है यहाँ पे।
अब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे कुछ घराने वगैरह भी होते हैं कि बनारस का घराना आपने नाम सुना हो, ग्वालियर घराना, तो कुछ कुछ वहाँ के फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, प्रमुख व्यक्ति के सवाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे रखा हूँ उसको, बस आपको इतना ही कर लेना। देखिए मैंने जितना आर्ट एंड कल्चर में कर दिया ना उतना ही कर लीजिए। और देखिए करने से नहीं होता, मेन चीज़ है कि आप कितना उसको रिवाइज कर रहे हो और कितना चीज़ आपको याद है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के बाद अभी पूरा आपको इसरो DRDO का फैक्ट पढ़ना है वहाँ पे, फिर जाकर आपको पूरा अवार्ड्स का पूरा सिस्टम देखना है, स्पोर्ट्स वाला सिस्टम को देखना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही टॉपिक आपको करना है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि मेरा कर लीजिए, अच्छे से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आउट सॉल्व होंगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल है, एकदम सवाल है, एकदम है मेरे भाई। संत पुरंदर दास को, ठीक है, पूछा जाएगा कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। एवं इनको आदि गुरु की संज्ञा, मतलब ये आदि गुरु के नाम से भी फेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा आदि गुरु के नाम से हम किन्हें जानते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा जिनमें से एक आपको टिक करना है, संत पुरंदर दास को। ठीक है, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है, तो संत पुरंदर दास है। तो 2 महत्वपूर्ण सवाल, कर्नाटक संगीत कहाँ कहाँ है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत रेस्ट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत के जनक कौन हो गए, तो संत पुरंदर दास हो गए। और संत पुरंदर दास को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आदि गुरु की संज्ञा दी गई है इनको। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि मृदंग का अर्थ क्या होता है। देखिए मृदंग मतलब क्या हो गया, आपने ढोलक घर में देखा होगा, ठीक है, नेट में सर्च कर लीजिएगा तो एक साइड आपको ऐसा दिखेगा। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो मैं शायद ना बना पाऊँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो है आप इस तरह का आप ढोलक देखोगे। ठीक है मेरे भाई, एक साइड आपको जो दिखेगा, ये जो स्फेरिकल वाला पार्ट है, थोड़ी सी इसकी रेडियस अधिक रहेगी और इसकी थोड़ी सी रेडियस कम रहेगी। तो ये होता है मृदंग। तो इसको ही मैंने लिखा है 2 मुंह वाला। देखिए मैंने यहाँ बनाया तो 2 मुंह वाला ढोल। ठीक है, ढोल ढोल। तो मृदंग का अर्थ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, MS सुबुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुबुलक्ष्मी। अब यहां से आपका क्या, इनसे क्या सवाल बनता है, क्योंकि इनसे सवाल बनने का रीजन है कि ये भारत रत्न से सम्मानित है। दूसरी बात, कर्नाटक आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है MS सुबुलक्ष्मी जो है क्या है, पहली बात। ठीक है, नृतिका है, गायिका है, क्या है, तो ये गायिका थी। कहाँ की संगीत की गायिका है, तो कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, और इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये भारत रत्न से ये इनको सम्मानित भी किया गया, इसलिए MS सुबुलक्ष्मी का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि ये फेमस पर्सनैलिटी किस फील्ड से संबंध रखती है, गायिका से, नृत्य से, चित्रकारी से, तो आपको क्या जवाब देना होगा, गायिका से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट सवाल आपका बनता है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत की जो शैली है उसकी जो त्रिमूर्ति हम कहते हैं, इनमें से आपको तीनों का नाम याद रखना होगा, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री। देखिए संगीत में जो है ना, आपको कर्नाटक संगीत बहुत अच्छे से कर लीजिए और आपका जो हिंदुस्तानी, बस इसके बाद फिर आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पूरा फैक्ट रख रखा है जो आपसे बन सकता है सवाल आपके एग्जामिनेशन में, और हर एग्जाम में सवाल बनता है। आप उठा लीजिएगा एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को। मुथुस्वामी दीक्षिता और आपका श्यामा शास्त्री को क्या कहते हैं, कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो कर्नाटक शैली की संगीत की त्रिमूर्ति कौन होगी, त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। कोशिश करिए 2-3 बार रिकॉल करिए, तभी चीजें याद होगी आपको। अच्छा, ऐसे सवाल आपसे पूछा है, या तो आपसे जो सवाल पूछा गया था NTPC में, राग भैरवी से आपको अर्थ क्या समझते हैं, कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग, संध्या काल में गाया जाने वाला राग, या रात्रि में गाया जाने वाला राग। तो आपको बोलना है प्रातः काल में जो राग गाई जाती है हम उसे कहते हैं राग भैरवी। ठीक है, राग भैरवी। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी आपका सुभा मुद्रल। ठीक है, ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। तो डायरेक्ट पूछेगा सुभा मुद्रल का संबंध है कर्नाटक संगीत से, हिंदुस्तानी संगीत से, तो किससे है, तो आपको बोलना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। नेक्स्ट सवाल, बेगम अख्तर से, एक ये मतलब इतना फेमस, इतना फेवरेट क्वेश्चन है SSC का, रेलवे में आप मतलब कि अभी करंट का जो पेपर हुआ उसमें तो आया ही है, साथ ही साथ आप जब पीछे के जब पेपर जो RRB वाइज एग्जामिनेशन होता था, RRB भोपाल, RRB सिकंदराबाद, वहां पर भी ये क्वेश्चन मैंने देखा। तो बेगम अख्तर पूछा जाता है, ये भारत की गजल क्वीन इनको कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो है गजल, ठुमरी, दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। तो कौन है ये बेगम अख्तर, तो पहली चीज गायिका थी। दूसरी बात, भारत की गजल क्वीन किनको कहते हैं, तो बेगम अख्तर को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई।
नेक्स्ट, पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के ग्वालियर घराना से संबंधित है। तो पंडित नारायण राव बोडस कैसे संगीतकार थे या फिर उनका संबंध किनसे था, हिंदुस्तानी से या फिर कर्नाटक संगीत से, तो हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत। और हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के वो किस घराना से संबंधित थे, ग्वालियर घराना से संबंधित थे। ठीक है, बहुत सारे घराना है, ग्वालियर घराना है, बनारस घराना है, तो आपको याद रखना है जो पंडित नारायण राव जो है हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के, ठीक है, कर्नाटक नहीं, हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के ग्वालियर घराना से संबंधित थे ये। नेक्स्ट, कुछ फेमस पर्सनैलिटी का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा जो ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। एक है कृष्णराव शंकर पंडित, राजा भैया पूछेवाले, ठीक है, राजा भैया पूछवाले, कृष्णराव शंकर पंडित, राजा भैया पूछवाले, और आपका हो गया पंडित नारायण राव बोडस। तो बोडस याद रखिएगा, यहाँ पे कृष्ण राव याद रखिएगा और पूछवाले याद रखना, जो है आपके हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत में ग्वालियर घराना से ये संबंध रखते थे। क्लियर है मेरे भाई? ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि संत पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है और आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मतलब देख सकते हैं कि कितना बार ये सवाल पूछा, इसलिए यहाँ पे भी मेरे से फिर से दोबारा लिखा गया है ये पॉइंट। पंडित जसराज, देखिए पंडित जसराज जो है शास्त्र संगीतकार है, ठीक है। तो क्या है ये पूछा गया सवाल कि पंडित जसराज का संबंध है, किससे संबंध है, तो गायक से। ये क्या थे, एक सिंगर थे। नेक्स्ट पूछा गया सवाल गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है, तो हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत से है। कर्नाटक शास्त्र संगीत, बहुत इसमें मतलब कि मिसकंसेप्शन लोगों का हो जाता है और एग्जामिनेशन में कर्नाटक संगीत को ट्रिक करते हैं, तो लेकिन ये एक हिंदुस्तानी शास्त्र संगीतकार थे गंगूबाई हंगल। तो पूरा संगीत का कम पार्ट यहाँ हमने देख लिया है कंप्लीट, कि जितने कर्नाटक और हिंदुस्तानी दो पद्धतियां हमने देखी, कर्नाटक देखा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल में है, और बाकी जितने राज्य हो गए हिंदुस्तानी, संत पुरंदरदास को माना जाता है कर्नाटक संगीत का जनक एवं आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। मृदंग का अर्थ था दो मुंह वाला ढो। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का क्या अर्थ है, ये इसका संबंध किनसे है, तो एक प्रसिद्ध गायिका है कर्नाटक संगीत की। और जो त्रिमूर्ति कहा जाता है कर्नाटक की, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है कर्नाटक संगीत की शैली की, तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को। प्रातःकाल में गाए जाने वाला राग को क्या कहते हैं, राग भैरवी। सुवा मुद्रल हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत से इनका संबंध है, सुवा मुद्रल का हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत से संबंध है। बेगम अख्तर का संबंध जो है क्या मतलब कि क्या है बेगम अख्तर, पहली बात तो ये एक गायिका है और भारत की गजल क्वीन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, बोडस कृष्णराव और पूछेवाले हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के ग्वालियर घराना से संबंधित रखते थे। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट आगा पंडित जसराज, एक क्या है, गायक है, शास्त्र संगीतकार है, और गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत है। बस संगीत में इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे वाद्य यंत्र को। देखिए वाद्य यंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और देखिए संगीत से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब इतना ही, अगर आप, मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाल रख दिया है इसमें, अगर आप इतना कर लिए तो काफ़ी संगीत आपका कंप्लीट हो जाएगा। वाद्य यंत्र बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए, 8, 9, 10 हमने वाद्य यंत्र को रखा है, और उससे रिलेटेड जितने भी फेमस पर्सनैलिटी उसको भी हमने रखा। तो सबसे पहला जो है बांसुरी से आपका पूछा जाता है सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकर उठा लीजिए कोई भी किताब में, हरिप्रसाद चौरसिया जी को याद रखना, बांसुरी बजाते थे। पन्ना लाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, ट्रिक बना लीजिएगा, मैंने नहीं बनाया, मैंने यार इतना कम व्यू ही आते वीडियो में कि मतलब फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता मुझे और भी अच्छा करने के लिए, तो फिर भी अच्छा, अब इससे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपको ही पता होगा। कंटेंट में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बस ट्रिक में मैं नहीं बना पाया, मतलब मज़ा नहीं आया उतना अच्छा। मैंने ट्रिक बना कर याद करवाया, स्ट्रैटेजी के आपको कंसेप्ट भी दिया, लेकिन कोई मतलब महत्व नहीं है। तो बांसुरी से आपको पूछा जाएगा, 3 नाम आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया को, ठीक है, चौरसिया जी को, चौरसिया जी क्या करते हैं, ऐसे भी बना देता हूँ मैं अभी, चौरसिया जी क्या खाते हैं, पान खाते, ठीक है। इनके जो चौरसिया जी है, ठीक है, राजेंद्र जी, ठीक है, राजेंद्र से याद रखना है, राजेंद्र जी चौरसिया जो है क्या करते हैं, पान खाते हैं बांसुरी बजाने से पहले, ठीक है, ठीक है, या फिर बांसुरी बजाने के बाद। नेक्स्ट सितार, तो चौरसिया राजेंद्र चौरसिया, राजेंद्र चौरसिया पन्ना, ठीक है, पान, पन्ना लाल घोष, चौरसिया जी, राजेंद्र कुलकर्णी, बांसुरी हो गया। सितार, सितार की अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने जो सल्तनत काल में वीणा और तंबूरा, ठीक है, वीणा और तंबूरा को मिला करके एक नए यंत्र होगा, तंत्र नहीं होगा सॉरी, एक नए यंत्र बनाया जिसका नाम क्या था, सितार था, ठीक है। तो अमीर खुसरो पूछा जाएगा सितार का जो निर्माण करता है, या फिर सितार का संबंध अमीर खुसरो या शाहजहां, मतलब अगर हिस्ट्री में अगर कोई राजा का नाम देगा तो इस तरह से देगा, तो अमीर खुसरो कहेंगे। सितार का निर्माण कैसे हुआ है, तो
आपके वीणा और तंबूरा को मिलाकर अमीर खुसरो ने इस यंत्र का निर्माण किया। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्रत्येक राग जिससे हम प्रत्येक राग बजा सकते हैं, तो वो केवल और केवल सितार है, जिससे हम प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। ठीक है, सितार से प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फेमस पर्सनैलिटी, पंडित रविशंकर प्रसाद और विलायत खां। ठीक है, सितार, सितार मतलब सितार, तारा, सितारा में देखिए आ रहा ना सितारा, सितारा में सितारा, आपको सितारा लगा हुआ, तारा लगा हुआ, यानी कि तारे में आपको जाना है, तो यानी कि तारे में जाने की बात करें मतलब विलायत अपने जाने की बात करें। ठीक है, और पंडित रविशंकर प्रसाद को याद रखिएगा बस। पंडित रविशंकर इतना फेमस, इतना पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। सितार का निर्माण वीणा और तंबूरा को मिला करके अमीर खुसरो ने किया था। और आपका हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष और राजेंद्र जी का संबंध किससे है, तो बांसुरी से है। और सितार की अगर हम बात, सितारा 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 सितारा, तो आप समझ रहे हैं सितारा से कैसे, तो सितारा से विलायत जाने की बात कर रहे हो क्या, विलायत खां और पंडित रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। तो याद रखिए आपका एक दोस्त था रविशंकर प्रसाद जो विलायत जाने की बात करता था। विलायत जाने का बात मतलब सितारा से, सितार वाद्य यंत्र, रविशंकर प्रसाद। शहनाई, देखिए शहनाई का संबंध आपको याद रखना है अली अहमद हुसैन और बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां मतलब इतने बार पूछे गए सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वाद्य यंत्र से, तो शहनाई से है। ठीक है, शहनाई, शहनाई, तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए दिमाग में बैठाते हैं, कोशिश करते हैं ट्रिक बनाने की। सहनाई, सहनाई से मतलब सह लेना। ठीक है, सह लेना, आपको मैंने मारा तो आपने सह लिया, मतलब जो विष, जो सांप की जो विष थी, ठीक है, अली अहमद हुसैन, सॉरी बिस्मिल्लाह खां, जो बिस्मिल्लाह में आपका आ रहा ना विष, ठीक है, बिस्मिल्लाह, तो विष जो पड़ा आपको ना, आपने उसको क्या कर लिया, सह लिया, तो बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। और यही सवाल ही पूछेगा, यही फेमस पर्सनालिटी का नाम रखेंगे वो लोग। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। और बाकी एक और नाम आपको याद रखना, अली अहमद, अहमद, अहमद हुसैन, अहमद हुसैन, 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 सैन। तो कैसे याद रखेंगे, आपने शहनाई को देखते ही आपको क्या करना है, सह लिया। क्यों, कैसे सह लिया, उतने भारी भरकम विष से, ठीक है, विष से आपको सांप ने जब आपको काटा तो क्या किया, उसके बॉडी में जो विष था वो आपके बॉडी में आया, विष, विष है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन। ठीक है, तो जो मद अहमद हुसैन, हुसैन से याद रखना आपको, हुसैन, हुसैन करके याद रखिए। सैन, हुसैन से सैन, शैन लिया मैंने, शैन लिया, शैन लिया, हुसैन लिया, मतलब सैन लिया, सहन लिया, सहन लिया। देखिए मैंने ट्रिक बनाया नहीं, अभी मैं लाइव आपके साथ वीडियो बनाते हुए मैं बना रहा हूँ। तबला, तबला एकदम मतलब कि ये एक तो जाकिर हुसैन, एक आपका ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो जाकिर हुसैन आपको पता है, जाकिर हुसैन, ये तो याद करें जो, तो तबला से इनका संबंध है। कृष्ण महाराज जी, गुदई महाराज, गुदई महाराज का जो फेमस नाम है समता प्रसाद, तो आपको ऑप्शन में रहेगा समता प्रसाद। ठीक है, और किस घराने से इनका संबंध है, तो बनारस घराने से ये संबंध रखते थे। और एक और ये भी पूछा गया सवाल है कि अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा का संबंध। तो जाकिर हुसैन, कृष्ण महाराज, गुदई महाराज, ठीक है, गुदई महाराज। ठीक है, तबला में गुद्दा लगा हुआ था, गुद्दा, गद्दा, 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 गुद्दा नहीं होगा, गद्दा, गद्दा लगा रहता है, बजाते तो ठीक है आवाज आता है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट पूरा खोखला होता है, ऊपर में गद्दा होता है, तो गुद्दा से गुदई महाराज, गुदई महाराज को ही क्या बोलते हैं, समता प्रसाद। और जाकिर हुसैन इतना फेमस है, क्या याद, जैकी से याद कर लीजिएगा, जैकी आपका एक दोस्त तबला बजाता है, गुद्दा रहता है, गद्दा रहता है, गद्दा, गुदई, 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 गुदई महाराज, समता प्रसाद, बनारस घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है मेरा भाई। संतूर, संतूर को कहें तो पंडित रविशंकर शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतूर में जो एक फेमस पर्सनैलिटी आपको याद रखना है, क्या, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो संतूर में अगर पूछा जाएगा कि फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताइए या पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से। ठीक है, संतरा खाते थे, जीव का जो पूजा करते हो ना, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद रखो संतूर, संतूर क्या एक साबुन है, साबुन कब लगाते हैं, नहाते टाइम। तो नहाते टाइम थोड़ा सा आपको शर्म आता है, आता ही है भाई, तब ना आप बाथरूम में दरवाजे लगाते हो, तो शर्मा जी, शर्मा जी शर्मा गए संतूर साबुन से नहाने में। ठीक है, संतूर नहा से संतूर शर्मा जी, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट है आपका सरोद, 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 सरोद जो वाद्य यंत्र है उसका संबंध से जो संबंध आपको रखते हैं, अमजद अली खां, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, सरोद। ठीक है, सरोद जो वाद्य यंत्र है उनका संबंध, उससे संबंध रखने वाले हैं अमजद अली खां, अमजद अली खां, अमजद, अमजद, सरोद, और विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी। ठीक है, तो सरोद से कैसे याद करिएगा, सरोद, सर जो भी सर बोल रहे हैं ना, तो सर से याद रखिएगा अमजद,
कोई भी इसको ट्रिक बना लीजिएगा आप मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिटार का में आपसे पूछा जाएगा जो फेमस पर्सनैलिटी है, तो विश्व मोहन भट्ट जो है गिटार से संबंध रखते हैं। और सबसे अधिक सवाल वीणा से पूछा जाएगा आपसे। पहला सवाल कि इनका जो फेमस पर्सनैलिटी बाल चंद्रन अरशद अली का संबंध किससे, वीणा से है। और वीणा जो है भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, तो पूछा जाएगा सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा, तो वीणा। और कुछ प्रकार है, आपसे एनटीपीसी ने क्या किया था, रुद्र वीणा और विचित्र वीणा दे दिया गया था, पूछा गया था इसका संबंध किससे है, तो डायरेक्ट समझना आपको वीणा से। लेकिन आप सोच रहे तो यहाँ तो लिखा हुआ था विचित्र वीणा रुद्र वीणा, तो देखिए क्या किया था एनटीपीसी, वीणा को हटा दिया था, रुद्र और विचित्र का संबंध ऐसे लिखा था। आप उठाइए प्रीवियस को उठा लीजिए ना एक बार। तो वीणा के मुख्य प्रकार क्या है, रुद्र, विचित्र, सरस्वती और महानाटक। वीणा का संबंध किससे है, तो वीणा से। तो याद रखेगा वीणा आपको कभी ऑप्शन में नहीं मतलब एग्जाम में नहीं देगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट पूछेगा रुद्र का संबंध, सरस्वती का संबंध, महानाटक का संबंध, विचित्र का संबंध किससे है, तो किस वाद्य से, तो वीणा से है, ठीक है। नेक्स्ट है हारमोनियम। हारमोनियम का संबंध दो आपको याद रखना, अप्पा जुलगांवकर और महमूद धौलपुरी, ठीक है। महमूद धौलपुरी और अप्पा जुलगांवकर, अप्पा जुलगांवकर और महमूद धौलपुरी। और अंतिम वायलिन का संबंध जो आपसे पूछा जाता है टीएन कृष्णन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको याद रखना इसमें डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, अच्छा ये भी पूछा गया, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे, तो वायलिन से है। टीएन कृष्णन ये तो एकदम पूछेगा। कुनाकुड़ी वैद्यनाथन और यहूदी मेनुहीन, ठीक है, यहूदी मेनुहीन। अब देखिए ऐसा नोट्स है ना कि आप केवल एनटीपीसी के लिए नहीं, आप एसएससी का पेपर कोई भी पेपर जाएंगे देने, कहीं भी स्टैटिक जीके तो सभी जगह आता है भाई स्टैटिक, तो एकदम बहुत काम आएगा ये नोट्स आपका। और नेक्स्ट अब यहाँ पे संगीत का दो महत्वपूर्ण चीज देख ले रहे हैं कि भारतीय संगीत जो नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई है। और 1954 में ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में और 1954 में ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। अब हम देखेंगे मेले और त्यौहार। कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, 4-5 मेले की बात करेंगे। सोनपुर का मेला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको इसका लोकेशन जानना है, आयोजन स्थल जानना है, उससे कुछ मंदिर है या फिर कुछ भगवान से रिलेटेड बातें होंगी, तो बस इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। कब महीने में, किस महीने में लगता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सोनपुर मेला जो है हरिहर, देखिए इसमें जो है इस सोनपुर मेला को हम किस और नाम से जानते हैं, तो हरिहर, ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसलिए आपके एग्जाम में बनता है यहाँ से सवाल। ये आयोजन स्थल आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे, तो बिहार के सोनपुर जिले में होता है। और ये कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, मेनली कार्तिक पूर्णिमा ही इस टाइम पे मेले वगैरह लगते हैं, अक्टूबर नवंबर के माह में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीनों लेके चलिए ना, ठीक है। छठ पूजा का टाइम जो होता है ना, ठीक है, कार्तिक छठ पूजा आपने देखा होगा, एक चैती देखा होगा, ठीक है, चैती दुर्गा पूजा भी होता है, ठीक है ना भाई। तो बाकी चीजें ठीक है। सोनपुर मेला में प्रमुख जीव जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण जीव जो होता है आपको मेन वहाँ पे उसकी चीजें, अब तो देखिए बहुत, अब क्या हो गया ये सब मेले में, अब तो ये सब चीजें पशु वगैरह का बहुत कम हो गया, अब मतलब कि मार्केटिंग होने लग गया, अब मतलब कि डिजिटलाइजेशन जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब आने लग गई है, इस तरह की चीज़ें अब यहाँ आने, बड़े बड़े हुंडई वगैरह के ये सारी चीज़ें यहाँ दिखने को मिलता है, गाड़ी वगैरह भी यहाँ पे सेलिंग आउट के उनका एडवर्टीजमेंट वगैरह चलने लगा। लेकिन ठीक है, जो इनकी विशेषताएं जो आपके सवाल बन सकते हैं, तो एशिया की सबसे बड़ी पशु मेला है ये। और दूसरी बात, जो पशु इनके प्रमुख है हाथी और मगरमच्छ है। और इस मेले में जब आप जाते हैं तो मेले के साथ साथ एक मंदिर की दर्शन भी वहाँ पे होती है आपको, उस मंदिर में आप जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। और उस समय आपका सवाल भी बनेगा किस भगवान की वहाँ पे मंदिर है, तो विष्णु भगवान और शिव भगवान, या आपसे नाम ऐसा रहेगा हरिहर नाथ, हरिहर का अर्थ ही हो गया विष्णु और नाथ का अर्थ ही हो गया शिव। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो आपके मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अकबर थे और वीर कुंवर सिंह, ये तीनों ने जो हाथी, आपको पता होगा आपने हिस्ट्री का लेक्चर देखा है, ठीक है, हाथी का आपने मैंने बताया भी है, तो हाथियों की खरीद भी इन्होंने यहाँ से सोनपुर के मेले से की थी। तो कौन कौन तीन राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ हाथियों की खरीद की थी। तो सोनपुर मेला से एक बार रिवाइज कर ले, कहाँ किस नाम से जानते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, आयोजन बिहार के सोनपुर में, कार्तिक पूर्णिमा में, अक्टूबर नवंबर माह में। सोनपुर मेला प्रमुख जीव हाथी मगरमच्छ। और दर्शन के लिए जो हम मंदिर में जाते, किस भगवान की है मंदिर, तो हरिहर नाथ के मंदिर है, विष्णु और शिव जी की है। और कौन तीन राजा यहाँ पे, जो अगर प्राचीन भारत में अगर रिलेटेड बनाएगा सवाल तो चंद्र, देखिए टफ बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ से हाथी की खरीद की थी। नेक्स्ट पुष्कर मेला, देखिए पुष्कर मेला जो आपका क्या पूछेगा, पहला तो ये जो अजमेर में जो स्थित पुष्कर है, ठीक है, जो
इस प्लेस है वो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और आयोजन स्थल आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान के अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। तो ये जो अजमेर जो है, अजमेर में ही आपका पुष्कर जो स्थित जो जगह है, एक मिनट मेरे भाई, हाँ भाई, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। पुष्कर मेला को एक कॉल आ गया था। देखिए अजमेर में स्थित है एक पुष्कर प्लेस जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। आयोजन प्लेस पूछा जाएगा तो राजस्थान के अजमेर में लगता है। और इसमें जो पूजा की जाती है ब्रह्म भगवान की, ठीक है, ब्रह्म भगवान की इसमें पूजा की जाती है इस मेले में। और अक्टूबर नवंबर, आपको मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर टिक करके आ जाना है आपको, ठीक है। और मेनली इस मेले में जो होती है ऊँटों की व्यापार काफ़ी ज़्यादा, आप देख रहे हैं राजस्थान है तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन से जानवर के बहुत अधिक। ये भी मतलब जो पुष्कर मेला भी है ना, एक तरह से अब मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये भी पशु मेला की तरफ ये इनका भी थोड़ा सा मुड़ाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, सोनपुर मेला, ठीक है। उसके बाद आएंगे थर्ड मेले में। तो आपने देख लिया पुष्कर मेला में कहाँ आपका है, तो राजस्थान के अजमेर में। मेले में किस भगवान की, ब्रह्म भगवान की, अक्टूबर नवंबर में, और ऊँटों की व्यापार होती है। नेक्स्ट मेला जो आपका पोष मेला, ठीक है। देखिए पोष माह में ज़्यादातर मतलब ये पोष मेला किस माह में लगता है, तो देखिए आपका जो है विक्रम संवत जो कैलेंडर उसके हिसाब से अगर रहेगा ऑप्शन में तो पोष माह रहेगा, और अगर नॉर्मल रहा तो आपका दिसंबर मंथ रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपको याद रखना है। तो पोष मेला आपका दिसंबर में मेनली ज़्यादातर आयोजित की जाती है। यह एक कृषक मेला है, यानी किसानों की एक मेला होती है ये। और कहाँ पर है ये आपका, तो वेस्ट बंगाल कहाँ लगती है, मतलब वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और यह मेला जो है बंगाल की सच्ची संस्कृति और भावना को प्रदर्शित करती है। मेनली जो बंगाल की जो संस्कृति है, जो कल्चर है वहाँ की, जो उसकी भावनाओं को ये रिप्रेजेंट करती है, ये मेला पोष मेला, ठीक है। वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला, ठीक है। तो गंगा सागर मेला की अगर हम बात कर ले तो देखिए ये एक मतलब कि बोलते हैं मतलब इस मेले में मतलब इसकी यात्रा करना भी मतलब थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि जो गया जाता है तो जल्दी मतलब बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो वापस लौटते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब माना गया। खैर इसमें इतना हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ पे अंदर, जो एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं इस मेले को। गंगा सागर जो मेला है ये आपका एक द्वीप है, ठीक है। सागर द्वीप के नाम से फेमस है ये द्वीप, गंगा सागर द्वीप के नाम से, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और ये जो सागर द्वीप है वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर सागर द्वीप में आपका गंगा सागर मेला लगता है। पौष मास में आयोजित होता है, मकर संक्रांति के दिन लगने वाला ये मेला है। कपिल मुनि जो है, जब कपिल मुनि है उनको ही समर्पित एक मंदिर है यहाँ पे सागर द्वीप में। और इस मंदिर में आपका मेनली कपिल मुनि का तो मूर्ति है ही, हनुमान जी का भी मूर्ति है, और भरत को गोद लेते हुए गंगा की भी इसमें मूर्ति है, ठीक है। तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कपिल मुनि को समर्पित पूछा जाएगा जो मंदिर है वहां पे, ठीक है। जो श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, ये तीर्थ यात्रा में आते हैं गंगा सागर मेला में, वहां पे डुबकी लगाने के बाद जो मंदिर के दर्शन करने जाते हैं वो मंदिर कौन सी है, तो कपिल मुनि को समर्पित एक मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर, ठीक। तो ये आपका गंगा सागर मेला कंप्लीट है। कुंभ मेला देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। हर प्रत्येक आपको पता है कि 3 साल के अंतर में ये मेला लगता है। और कब से लग रहा, तो हर्षवर्धन के समय से यह मेला से शुरू हुआ है। आपने अगर प्राचीन भारत का वीडियो हमारा देखा तो मैंने कहा भी था। मकर संक्रांति जनवरी से 1 महीने तक लगता है ये। और 4 जगहों पर ये मेनली कुंभ मेला लगता है आपका, एक तो नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, ठीक है। तो याद रखना है नासिक कौन सी नदी के किनारे है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, हरिद्वार किस नदी है, और प्रयागराज किस नदी के किनारे। तो ये भी आपका एग्जाम एक ज्योग्राफी या भूगोल का कह लेते हैं एक पार्ट से आपका सवाल बनता है। अब अंतिम जो पॉइंट है हमारा त्योहार, तो डायरेक्ट याद करना है आपको। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात की एक महत्वपूर्ण उत्सव है। हॉर्नबिल त्योहार जो है आपका नागालैंड की सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह हर वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। लोशुंग त्योहार सिक्किम, देखिए ये जो 7 सिस्टर वाला स्टेट जो है आपका, और साउथ वाला जो स्टेट यहाँ से एकदम और एकदम उत्तर में जो स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इधर जो है ना वहाँ के आपके त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये पूरा नॉर्थ ये कर लीजिए आप अपना पूरा 7 सिस्टर को पूरा अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। और आपका जो इधर साउथ वाला जो पार्ट है और इधर उत्तर वाला जो पार्ट है इसको कर लेना अच्छे से, तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी आपको एग्जाम में कभी भी। जल्लीकट्टू अगर बात करें तो आपको मेनली देखने को भी यही सब स्टेट को मिलेगा आपको एग्जाम में भी। तमिलनाडु के सांड, तो पूछा जाएगा सांड से संबंध है इस त्यौहार का, तो जल्लीकट्टू का। तो तमिलनाडु के सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। नेक्स्ट 5वां नंबर में देख रहे हैं मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, वैशाखी, ये सभी त्यौहार फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा मकर संक्रांति का संबंध है
फसल काटने को या फिर फसल बोने से क्या चीज़ है, तो आपको यह बताना होगा कि यह सभी त्यौहार जो है फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाई जाती है। जब अच्छी फसल होती है, उत्पादन होती है, तो उसकी खुशी में यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक, सिग्मो की अगर बात कर ले तो बसंत ऋतु में गोवा का एक महोत्सव है। ये स्नेक बोट बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो है रेस, एक रेस है, स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। ठीक है, नौका दौड़ है ये, और यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्यौहार के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट शंगई महोत्सव मणिपुर राज्य में है, देख सकते हैं सेवन सिस्टर के सारे जितने मैक्सिमम और साउथ के ही मिलेंगे। कंबाला त्यौहार या भैंसों की दौड़ से संबंधित कर्नाटक में मनाया जाता है। गणगौर जो है आपका राजस्थान की, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर राजस्थान का कोई पेपर अपने आपने अभी जो पेपर दिया था, अभी जस्ट 13 को पेपर था राजस्थान एसआई का, आपने शायद देखा भी होगा इस पेपर, अगर देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, यहाँ से सवाल थे। इस त्यौहार में शिवाजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। ठीक है, ओनम और ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ये दोनों जो है त्यौहार जो आपके केरल में फसलों की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोहांग बिहू, असम में फसल कटाई उत्सव है। फसल जो कटाई होती है असम में, बोहांग बिहू बहुत फेमस है और इतना बार पूछा गया है कि आप सभी को याद भी होगा। सागा दावा त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आइस त्यौहार चीन में विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट मेला जो है छापर मेला। ठीक है, छापर मेला जो है पंजाब लुधियाना में किया जाता है ये त्यौहार। ईस्टर त्यौहार जो है रविवार को मनाया जाता है, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार। मैक्सिमम टाइम ये भी सवाल आपका आया है एग्जाम में। नुआखाई बहुत बार अभी फ्रीक्वेंटली पूछा गया, उड़ीसा का एक कृषि त्यौहार है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ, उत्तर प्रदेश की है। राज महोत्सव उड़ीसा की है। कल्लख पश्चिम महोत्सव जम्मू बिहार में मनाया जाता है। देखिए ये बिहार का एसआई दरोगा का पेपर देने हैं, बीपीएससी का, ये सब एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी का पेपर के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी यूपी उत्तर प्रदेश का ये महोत्सव है। नेक्स्ट गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चाय महोत्सव असम। शिल्पग्राम महोत्सव असम। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड। नेक्स्ट आदि महोत्सव नई दिल्ली। सांगकेन महोत्सव यानी कि जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अटुकल पोंगल केरल। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। वारंगल महोत्सव मेघालय। और बस फाइनली ये पूरा का पूरा हमने आर्ट एंड कल्चर का आज पूरा लेक्चर कंप्लीट किया है, और बहुत अच्छे से आपको अंदर में एक कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर के, तो आपके सवाल बहुत अच्छे से निकल रहे होंगे। अगर 10 सवाल आपने लगाए हैं तो उसमें से 8 से 7 सवाल आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे, हमारे नोट्स को अगर अच्छे से फॉलो किया अगर आपने। ठीक है, तो भाई चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, एक नई टॉपिक स्टैटिक जीके का स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम 4-5 टॉपिक हमें करना है, लेकिन डिटेलिंग में करेंगे, हर एक चीज़ को कंबाइन करके अच्छे से कवर करेंगे। अबाउट सेक्शन को जब लेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा कि एक एक चीज़ आपको लगेगा कि वाकई ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएगी, नहीं, क्योंकि एक कलेक्टिव वे में चीज़ों को कलेक्ट करके पढ़िए कोई भी चीज़ को। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है, तो लोग कर क्या रहे हैं यूट्यूब पे, अभी एक तो डांस का क्वेश्चन डाल दिया, एक त्यौहार का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, और दूसरा अवार्ड से। तो आपको क्या बेनिफिट है इससे, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, ऐसे पढ़िए और अब एमसीक्यू लगाइए, देखिए मजा क्या मिलेगी। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा भाई लाइक शेयर कर देना यार। चलो।